इस वीडियो में जो हमें टॉपिक कवर करना है, जो चैप्टर कवर करना है, वो है हमारा चैप्टर नंबर 3 इंडियन इकोनॉमिक्स का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। तो ठीक, तो इस चैप्टर के अंदर हमें कवर करना है कि 1991 में हमारे देश के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। 1990 तक की सिचुएशन हम पढ़ के आ चुके थे कि हमारे देश में क्या क्या स्थिति थी, उसके बाद हमारे देश में क्या क्या चेंजेस आए, अब वो हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। 1991 में जो सरकार ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी लागू करी थी, उसके अंदर सरकार ने क्या क्या चेंजेस करे, वो हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिफर्स टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द जीडीपी ग्रोथ। मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो होते हैं, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं जो बनाई जाती हैं ताकि जीडीपी ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जा सके, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। ठीक, रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने के पीछे रीजंस क्या थे, अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। कैसे, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लाए गए थे, क्या वजह थी। तो अगर बेसिक कंडीशन की बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना हमारे देश की मजबूरी थी। ठीक, मजबूरी कैसे थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे 1990 में हमने पीछे पढ़ा था कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो श्रिंक हो गया था और आरबीआई को गोल्ड अपना जो है मॉर्टगेज करना पड़ा था वर्ल्ड बैंक के पास और आईएमएफ के पास, ताकि वो लोन ले सके। मतलब हमारा सोना हमें गिरवी रखना पड़ा था लोन लेने के लिए। तो मेन समस्या तो ये थी कि जब वो हमने सोना गिरवी रख के लोन लिया तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने हमारे आगे कुछ शर्तें रखी। उन शर्तों का नतीजा ही ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। ठीक, बेसिकली देखा जाए तो। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और हमारे मेन रीजंस बनते हैं, तो वो हम इसमें देख लेते हैं। जैसे कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर 1950 से लेके 1990 तक पब्लिक सेक्टर वॉज असाइन एन इंपॉर्टेंट रोल। पब्लिक सेक्टर को सबसे इंपॉर्टेंट रोल दिया गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक, हाउएवर एक्सेप्ट फॉर फ्यू पब्लिक एंटरप्राइजेस ओवरऑल परफॉर्मेंस वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब कुछ अगर हम पब्लिक सेक्टर्स की एंटरप्राइजेस को छोड़ दें, कुछ कंपनियों को छोड़ दें, तो ओवरऑल बाकी बची जो कंपनीज थी पब्लिक सेक्टर की, उनकी परफॉर्मेंस जो थी बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। मतलब उन्हें हैवी लॉसेस बर्डन बियर करने पड़ रहे थे। ठीक है, एक समस्या ये थी। दूसरी समस्या की बात करें तो हमारे बीओपी में हमें डेफिसिट देखने को मिल रहा था। बीओपी में डेफिसिट देखने को मिल रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा, एक अकाउंट होता है जिसके अंदर हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम जो भी करते हैं। ठीक, तो डेफिसिट आ रहा था बीओपी में, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट, उसमें हमें लॉस हो रहा था। ठीक, अराइजेस व्हेन फॉरेन पेमेंट्स फॉर इम्पोर्ट एक्सीड फॉरेन रिसिप्ट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट। तो ये आपको पता ही है डेफिसिट बीओपी में कब होता है। बीओपी में डेफिसिट हमारा तब निकल के आता है जब हमारे इनफ्लोज किसके, फॉरेन एक्सचेंज के, कम हो जाते हैं हमारे आउटफ्लोज से फॉरेन एक्सचेंज के। अब फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो कब होगा, हमारे पास आएगा कब, जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे और हमारे इम्पोर्ट्स कम होंगे। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन उल्टी है, हमारे एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट्स ज़्यादा है। तो मोस्टली हमारे देश के संग यही सिचुएशन रहती है, आपने उस चैप्टर में देखा भी होगा। ठीक, तो डेफिसिट बीओपी में निकल के आता है इस कंडीशन की वजह से। इवन आफ्टर इम्पोजिंग हैवी टैरिफ्स एंड फिक्सिंग कोटास देयर वाज अ शार्प प्राइज इन इम्पोर्ट। तो अब आप समझ सकते हो कि क्यों सरकार ने, पिछले चैप्टर में हमने देखा था फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या किया था, कुछ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जैसे कि टैक्सेस लगाना शुरू किए थे, इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगा दिए थे और कोटास फिक्स कर दिए थे। तो ये थे, हमने बात की थी जो हैवी टैक्सेस लगाए गए थे, टैरिफ लगाए गए थे, ये हमारे, अगर हम बात करें, टैरिफ बैरियर थे। और ये फिक्सिंग कोटास जो थे वो हमारे नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस थी। ठीक, तो ये लगाई गई थी। अब ये लगाई क्यों गई थी भाई, ऑब्वियस सी बात, सोचो सरकार ने इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाया, मतलब जो प्रोडक्ट पहले आप 100 रुपये का खरीद रहे हो, सरकार कह रही है उस पर हम 200 रुपये का टैक्स लेंगे, तो अब आपको 300 रुपये का पड़ेगा, आपके लिए वो प्रोडक्ट महंगा हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है देश में उसकी डिमांड कम होगी, मतलब इम्पोर्ट्स कम होंगे। फिक्सिंग कोटास फिक्स कर दी, मतलब हमने एक लिमिट डिसाइड कर दी कि इससे ज़्यादा इम्पोर्ट कोई इंसान नहीं कर सकता। तो इसमें क्या हो गया, अब वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, एक लिमिट तय हो गई, तो इससे भी क्या होगा, इंपोर्ट्स कंट्रोल में रहेंगे। ठीक, ये दोनों काम तो कर दिए थे, लेकिन इन दोनों कामों के बावजूद भी जो हम उम्मीद कर रहे थे कि इससे हमारे इंपोर्ट्स में कमी आएगी, ऐसा नहीं हुआ। इसकी जगह हुआ क्या, हमारे इंपोर्ट्स जो थे और तेज़ी से बढ़ने लग गए।
ठीक, इसके अलावा इन्फ्लेशनरी प्रेशर, अगर हम देखें उस समय के टाइम पे हमारे देश में जो महंगाई थी वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी। क्यों बढ़ती चली जा रही थी? ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की वजह से। अब मनी सप्लाई क्यों इंक्रीज हो रही थी? तो ये इससे ही ऊपर से रिलेटेड है। आपको याद होगा जब आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, तो हमने पढ़ा था कि उसमें करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। बीओपी को बैलेंस करने के लिए हम एक एकोमोडेटिंग आइटम डालते हैं। बीओपी को एक्सचेंज सही करने के लिए हम एक अकोमोडेटिंग आइटम डालते हैं। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला ट्रांजैक्शन होता है, तो उससे एक तरीके से अगर देखें तो हम लोग बोरोइंग ही करते हैं, या हम फॉरेन एक्सचेंज लेके ही आते हैं बीओपी को बैलेंस करने के लिए। या फिर आपने बजट भी पढ़ा, तो बजट में भी आपने देखा कि हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो हम क्या करते हैं? बोरोइंग्स करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम बोरो करेंगे, हमारी गवर्नमेंट बोरो करेगी, कंट्री बोरो करेगी, तो कंट्री के पास डॉलर आएंगे या फिर करेंसी आएगी, कुछ भी आएगी, तो ऑन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि पैसा आएगा। अब जब देश के गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, तो हमने ये भी पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि गवर्नमेंट जो होती है हमारी सप्लायर ऑफ मनी होती है, तो वो मनी सप्लाई करेगी, जिससे क्या होगा? मनी सप्लाई में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा? असेंशियल गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी हमारी, तो इससे महंगाई बढ़ेगी देश के अंदर। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब ये सबसे बड़ा रीज़न था जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया था कि 1991 में जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो सबसे लोएस्ट लेवल पे आ गया था। ठीक, दे वर नॉट एडिकेट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इतने रुपए भी नहीं थे कि हम फाइनेंस कर सके इंपोर्ट्स फॉर मोर देन 2 वीक्स, मतलब 14 दिन का इम्पोर्ट का पेमेंट करने का भी हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास डॉलर्स नहीं थे, फॉरेन करेंसी नहीं थी। और ना ही जो हमने पहले से इंटरनेशनल लोन्स ले रखे थे, उन लोन्स का इंटरेस्ट पे करने को, वापस करना तो बहुत दूर की बात, इंटरेस्ट पे करना के भी हमारे पास पैसे नहीं थे। तो इन दोनों कंडीशंस की वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हमारी गवर्नमेंट को लागू करना पड़ा। इसके अलावा हाई बर्डन ऑफ डेप्ट, मतलब हम लोग एक डेप्ट ट्रैप में फंसी हुई है गवर्नमेंट हमारी, आज भी फंसी हुई है, ठीक, उस समय भी फंसी थी। तो एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट वाज मच हायर देन इट्स रेवेन्यू, सरकार के जो खर्चे हैं वो उसकी इनकम से बहुत ज़्यादा हैं। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है पैसा इंटरनेशनल सोर्सेज से, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, या फिर डोमेस्टिक सोर्सेज से। तो यह हमारा डेप्ट ट्रैप क्रिएट कर देता है। डेप्ट ट्रैप आपको पता ही है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक इंसान पहले लोन लेता है। जैसे मान लो इस इंसान ने किसी बैंक से लोन लिया, अब इस लोन के बदले इसे इंटरेस्ट पे करना है। अब इस पे लोन तो रिपे करने के पैसे हैं नहीं, ना इंटरेस्ट देने के पैसे हैं, तो ये क्या करेगा? किसी दूसरे शख्स से लोन ले लेगा और इससे लोन लेके इसका इंटरेस्ट पे कर देगा। अब नेक्स्ट टाइम पे इसे इसका भी इंटरेस्ट देना है और इसका भी इंटरेस्ट देना है, दोनों को इंटरेस्ट देना है, तो ये फिर कोई तीसरा इंसान ढूंढेगा। ऐसे कर करके ये और लोगों को ढूंढता चला जाएगा, तो ये एक डेप्ट ट्रैप में फंस जाएगा। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, इसके अलावा देखें जो भी हमारी सरकारी कंपनीज थी उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा था, या ये कह लो कि हमारे देश का ही मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा था। सरकार जो थी वो इनफ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। रेवेन्यू जनरेट करने का सरकार के पास दो ही मेथड होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो इन दोनों से ही सरकार रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से हमारे को अगर हम देखें तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत थी। आगे देखा जाए, आगे इसमें दे रखा है क्राइसिस, इसमें ये पढ़ भी लो। और द ओरिजिन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट फ्रॉम इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की इनएफिशिएंट मैनेजमेंट समस्या शुरू हुई। गवर्नमेंट जो थी वो इस लायक नहीं थी कि वो जनरेट कर पाती सफिशिएंट रेवेन्यू फ्रॉम इट्स टैक्सेस एंड अदर नॉन टैक्सेस इनकम रेवेन्यूज, मतलब टैक्स और नॉन टैक्स इनकम से सरकार रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी। क्राइसिस ऑफ 1991 फोर्स इंडिया टू फॉर हेल्प फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो इस क्राइसिस की वजह से, इन सारे पॉइंट्स की वजह से इंडिया को मजबूर होना पड़ा और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के आगे हाथ फैला के लोन मांगना पड़ा। टू मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच्ड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, IBRD। मतलब हम लोग वर्ल्ड बैंक के पास गए एंड आईएमएफ के पास गए
लोन लेने के लिए। और हमने कितने का लोन लिया? हमने रिसीव किया $7 बिलियन एज लोन, मतलब हमने $7 बिलियन का लोन लिया। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। तो अगर हम बात करें 700 करोड़ डॉलर का हमने लोन लिया था। For availing loans, these international agencies accept India to liberalize and open up the economy by। अब ये देखो वो 3 रीजंस आ गए। मैंने क्या कहा था कि ये तो वजह थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेन वजह क्या थी? कुछ शर्तें रखी गई थी इस लोन को देने के बदले तो हमारे ऊपर। तो वो शर्तें क्या थी? पहली शर्त थी रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, कि भैया प्राइवेट सेक्टर के आगे जो आपका रेस्ट्रिक्शंस आपने लगा रखी हैं उन्हें ख़त्म करो, लिबरलाइजेशन लेके आओ। क्या रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी? लाइसेंस चाहिए नई फैक्ट्री खोलने के लिए, एक्सपेंशन के लिए लाइसेंस चाहिए। इसके अलावा हम बात करें डाइवर्सिफिकेशन के लिए लाइसेंस चाहिए। तो पहली कंडीशन थी कि इन्हें हटाओ। दूसरी थी रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज। IMF वर्ल्ड बैंक का कहना था कि तुमने तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज पब्लिक ही खोल रखी है, प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं तुम्हारे देश में, बहुत ही नॉमिनल सा है। तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दो, अपने पब्लिक सेक्टर का रोल कम करो, सरकारी कंपनियों को कम करना शुरू करो। तो इससे निकला प्राइवेटाइजेशन, जिसके अंदर सरकार ने अपनी सारी लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज, मोस्टली, सारी तो नहीं कह सकते, मोस्टली अपनी लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज जो बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे थे जिनकी वजह से और जिनको चलाना फायदेमंद नहीं था, वो प्राइवेट लोगों को बेच दी। रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि सरकार ने ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर थे। टैरिफ बैरियर में सरकार ने इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगा रखे थे और नॉन टैरिफ बैरियर में सरकार ने कोटास फिक्स कर रखे थे। ठीक, तो ये ग्लोबलाइजेशन की तरह हुआ। अगर हम बात करें, इंडिया एग्रीड टू द कंडीशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड अनाउंस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इंडिया इस कंडीशन को, इन तीनों ही शर्तों को तैयार हो गई और इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और उस समय की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। ठीक, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन तब भी नाम ध्यान रखो, फाइनेंस मिनिस्टर का याद रखना, क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसी साल मनमोहन सिंह की डेथ भी हुई है। वही इस पॉलिसी को बनाने वाले थे, इस पॉलिसी को देश के अंदर लाने वाले थे। तो अब हमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि ये पॉलिसी थी क्या। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी जो जुलाई 1991 को अनाउंस की गई थी। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसके अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। मेन एम जो था पॉलिसी का वॉज टू क्रिएट मोर कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट, देश के अंदर एक कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना और रिमूव करना बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स। मतलब जितने भी नए बिजनेस को खोलने में और उनके एक्सपेंशन में, डाइवर्सिफिकेशन में बैरियर्स लगा रखे थे, उन्हें हटाना, मतलब लिबरलाइजेशन। और कंपटीशन क्रिएट करना, मतलब एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। ठीक, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच कंपटीशन होगा और इसके साथ साथ विदेशी कंपनियों को भी यहाँ पे अपना बिजनेस खोलने का मौका देना, जिससे प्राइवेट सेक्टर को उससे भी कंपटीशन मिलेगा। तो ये इसका मेन एम था। अगर हम बात करें तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में अगर हम बात करें, वैसे तो 3 चीज़ें ही पढ़ी जाती हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जा लेता है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 2 काइंड के मीजर्स थे। मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में LPG, ये 3 चीज़ें जो थी वो 2 टाइप के मीजर्स के ऊपर डिपेंडेंट थी। पहले थे स्टेबलाइजेशन मीजर्स और दूसरे थे हमारे, अगर हम बात करें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। अब ये क्या थे? हमने पीछे पढ़ा कि हमारे BOP में डेफिसिट था, प्राइस राइजेस लगातार होते जा रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे, इन्हें रोका गया। सरकार ने क्या किया, कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए, जैसे कि BOP के डेफिसिट को कम करने के लिए मेंटेन करना शुरू कर दिया। करेक्टिंग द वीकनेस ऑफ BOP बाय मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। BOP के डेफिसिट को सही करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करना शुरू कर दिया। ठीक, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय कीपिंग द प्राइस राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। फिर सरकार ने महंगाई को काबू में करने के लिए भी कुछ रिफॉर्म्स लेके आई, वो हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं बता दूंगा कौन कौन से स्ट्रक्चरल थे और कौन कौन से आपके स्टेबलाइजेशन थे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वो रिफॉर्म्स थे जो लंबे समय में देश का फायदा उठाते, जिनसे देश को लंबे समय तक फायदा मिलता है, जैसे कि मार्केट में कंपटीशन को बढ़ाना और साथ साथ हमारे देश की इफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। ठीक, मतलब देश की इफिशिएंसी को बढ़ाना, काम करने की क्षमता को बढ़ाना, एक तरीके से हम कह सकते हैं काम को इफिशिएंसी है, कम से कम कॉस्ट में करना, बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट हमारा। मेन पॉलिसीज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन कौन सी पॉलिसी थी? तो इसके अंदर 3 पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक, जो पहली 2 थी वो पॉलिसी स्ट्रेटजीज थी और तीसरा जो थर्ड वन है हमारा,
मतलब ग्लोबलाइजेशन ये हमारा आउटकम है किसका, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का। अब कैसे है तो इसको हम आगे देखेंगे, आगे समझेंगे, डिटेल में हमारी समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं लिबरलाइजेशन से। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर से ही 4 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन मोस्टली बनेगा, एक जरूर बनेगा। तो लिबरलाइजेशन में क्या किया गया था, रिमूव कर दी गई थी जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस लगी थी, किसके ऊपर, एंट्री और ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। मतलब जो हमने पीछे रेस्ट्रिक्शंस पढ़ी थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंदर, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हमें देखने को जो मिली थी कि हमारे यहाँ अगर हम बात करें कि आपको नई फैक्ट्री खोलनी है तो परमिशन चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करना है तो चाहिए, एक्सपेंशन करना है बिजनेस का तो आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट होती थी। तो यही सबसे पहले क्या किए गए थे, हटाए गए थे। इट इन्वॉल्व डी रेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक, सरकार ने यहाँ पे क्या किया था, डी रेगुलेट कर दिए थे और सरकार के जितने भी कंट्रोल्स लगा रखे थे वो हटा दिए थे। ये हमारी कंडीशन थी वर्ल्ड बैंक की, यही काम सरकार ने किया था। ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर एंड एमएनसी, प्राइवेट सेक्टर और एमएनसी को बढ़ावा देना ताकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इससे अगर हम बात करें तो कंपटीशन बढ़ेगा देश के अंदर। टू इंट्रोड्यूस मच मोर कॉम्पिटिशन इन द इकोनॉमी, बात वही आ गई, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। टू क्रिएट इंसेंटिव फॉर इंक्रीजिंग इफिशियंसी ऑफ ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेशंस की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव क्रिएट करना। खैर ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 5 पॉइंट हैं जो हमें डिटेल में पढ़ाए भी जाएंगे और हमें डिटेल में पढ़ने हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। बहुत ईजी हैं, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, फटाफट से कवर करते चलते हैं। सबसे पहले है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स मतलब सरकार ने कुछ नियम कायदे कानून बनाए इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड, सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड। ठीक, तो वो क्या थे, तो इसमें हम देखेंगे सरकार ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च करी। ठीक, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो चलती थी उसको हटा दिया गया। जो 1956 की आईपीआर हमारी चल रही थी सरकार ने उसे ख़त्म किया और एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 24 जुलाई 1991 को लागू करी। इसके अंदर क्या क्या था, तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या था। रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मतलब अब आपको इंडस्ट्री में लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दे रखा है। अबॉलिश इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट, सरकार ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। अब आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर सम इंडस्ट्रीज़, कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के। मतलब आप अगर अपनी नई फैक्ट्री खोलना चाहते हो तो सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली जीएसटी नंबर लो, काम करना शुरू करो। ठीक, लेकिन अगर आप कुछ इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हो, सरकार ने अभी भी कुछ छोड़ रखी है, तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे कि लेकर अगर आप शराब बनाने का काम करते हो, डिफेंस इक्विपमेंट, मतलब अगर आप जो है हथियार गोला बारूद बनाते हो, ठीक, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव टीएनटी वगैरह, अगर बम बारूद वगैरह बनाते हो तो सरकार से आपको इस चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक, तो ये किया गया। अब आगे इसमें दे रखा है यही चीज़ यहाँ लिखी है, नो लाइसेंस वॉज रिक्वायर्ड टू सेटअप न्यू यूनिट्स और टू एक्सपेंड डाइवर्सिफाई द प्रोडक्शन। मतलब अब हमें किसी भी प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी, नई फैक्ट्री खोलने के लिए भी लाइसेंस नहीं चाहिए, प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने के लिए भी लाइसेंस नहीं चाहिए और उस प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी हमें लाइसेंस नहीं चाहिए था। आगे दे रखा है डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि सरकार ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर का जो रोल था उसे भी कम करना शुरू किया। मतलब पब्लिक सेक्टर का सरकार ने अपनी कंपनीज को कम करना शुरू किया। दे रखा है नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, सरकार ने कुछ इंडस्ट्रीज खाली पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर रखी थी, मतलब वो उन्हें प्राइवेट सेक्टर खोल ही नहीं सकता था। वो 17 इंडस्ट्रीज़ थी टोटल, जो आपको याद होगा शेड्यूल ए में आती थी हमारी। अब उन्हें कम करके यहाँ पे 8 कर दिया गया। ठीक, लेकिन 2011 आते आते ये मात्र अब 3 रह गई हैं हमारी, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो हमने पीछे पढ़ा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में सरकार ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। ठीक, तो ये चैप्टर तभी अच्छे से हो पाएगा जब आपको पिछले दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से याद होंगे, खासतौर से चैप्टर नंबर 2 याद होगा। तो उसमें हमने देखा था एसएसआई को प्रोटेक्ट किया गया था, उनके लिए रिजर्वेशन कर दिया था प्रोडक्ट्स के लिए, वो प्रोडक्ट्स उनके अलावा कोई और नहीं बना सकता, तो वो रिजर्वेशन यहाँ पे ख़त्म कर दिया, उसे कहा गया डी रिजर्व्ड यहाँ पे।
मैनी गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव नाउ बीन डी रिजर्व, गुड्स जो थे वो डी रिजर्व कर दिए गए। मैनी इन मैनी मार्केट्स द प्राइस वर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ मनी डिमांड एंड सप्लाई, नॉट डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट। मतलब पहले सरकार मार्केट में कहीं ना कुछ प्राइस डिसाइड करा करती थी, लेकिन अब जो है मार्केट में हर चीज़ का प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही डिसाइड किया जाएगा। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे मतलब जो आपने 11th क्लास में सीखा था, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई का वे एक दूसरे को कट करेंगे। MRTP एक्ट, MRTP एक्ट क्या है? इसकी फुल फॉर्म है मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। ठीक, ये कहता है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन एंड एक्सपेंशन स्कीम द रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज कंपनीज टू सीक प्रायर अप्रूवल फॉर एक्सपेंशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू अंडरटेकिंग, मर्जर, अमलगमेशन वर एलिमिनेटेड। मतलब MRTP एक्ट के अंदर, ठीक, अगर कोई भी बड़ी कंपनी, ठीक, जो अप्रूवल मांग रही थी एक्सपेंशन के लिए, मतलब सरकार से परमिशन मांग रही थी, लाइसेंस मांग रही थी कि हमें अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है, नई इंडस्ट्रीज़ खोलनी है या मर्ज करनी है, अपनी बिजनेस को दो कंपनियों को मर्ज करके एक कंपनी बनानी है, या फिर अमलगमेशन मतलब नेचर ऑफ मर्ज, नेचर ऑफ परचेज, दो तरीके से होता है। तो मर्जर ये हो गया, अमलगमेशन में हम नेचर ऑफ परचेज ले लेंगे। अगर हम किसी दूसरे बिजनेस को खरीदते हैं तो उसके लिए परमिशन, ये सब एलिमिनेट कर दी गई थी। ठीक है, तो ये बस याद कर लेना, ये चीज़ें एलिमिनेट कर दी गई थी। हायर लेवल पे मर्जर और एलिमिनेशन आपको अकाउंट्स में पढ़ने को मिलेगा, तो वहाँ पे डिटेल में समझ में आ जाएगा। जी, अभी के लिए बस खाली इतना समझ लो, मर्जर में दो कंपनियां मिलकर एक कंपनी बन जाती है, जैसे वोडा और आइडिया। और अमलगमेशन में हम एक तरीके से कंपनी को परचेज कर लेते हैं। तो अमलगमेशन दो तरीके से होता है, इन द नेचर ऑफ मर्ज, इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक, तो इसके अंदर दो तरीके से होता है, तो मर्जर अमलगमेशन का ही पार्ट माना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, फ्रीडम टू इम्पोर्ट्स कैपिटल गुड्स। ठीक, पहले क्या कंडीशन थी हमारी, अगर हम बात करें, पहले रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। ठीक है, तो वो रेस्ट्रिक्शंस हटा के मतलब नो परमिशन इज़ नाउ रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्टिंग कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। मतलब पहले 1990 से पहले अगर आप कैपिटल गुड्स, मशीन्स वगैरह को फॉरेन कंट्री से इम्पोर्ट करना चाहते थे तो आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब उस परमिशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये थे हमारे क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसके अंदर क्या क्या किया गया? सबसे पहले लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया गया, आपकी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को ख़त्म कर दिया गया, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। फिर रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल जो था वो हमारा ख़त्म कर दिया गया। MRTP एक्ट आ गया, डी रिजर्वेशन हो गया बहुत सारे प्रोडक्ट्स का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारे हुआ करते थे, और फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। तो ये 5 पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स मतलब फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, बैंक वगैरह से रिलेटेड, या फिर जो हमारी NBFCs हैं उनसे रिलेटेड जो इतने भी रिफॉर्म्स आए वो हमारे इसके अंदर में थे। तो यहाँ पे दे भी रखा है कि इसमें जो है कमर्शियल बैंक, स्टॉक मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से जुड़े हुए नियम, कायदे, कानून बनाए गए थे। फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया में कंट्रोल करता है हमारा सेंट्रल बैंक, ये हम लोगों को पहले से पता है। ठीक, रिफॉर्म्स जो आए थे वो क्या कहते हैं? चेंज इन द रोल ऑफ RBI, RBI का रोल बदल गया। रोल बदल गया मतलब तुम्हें याद होगा हमने पढ़ा था, बड़ा बताया था आपको जब बेस रेट के बारे में बैंकिंग में। बेस रेट क्या था? बेस रेट वो रेट हुआ करता था जिस रेट पे बैंक हमें पैसे उधार देता है। मतलब ऐसे मैं आज बैंक से 10 लाख का लोन लेने जाऊँ, मुझे 12% पे मिले, तो 12% क्या है? वो बेस रेट है। ठीक, अब ये बेस रेट बैंक खुद डिसाइड करते हैं। आज हमें पता है कैसे डिसाइड करते हैं, RBI कुछ गाइडलाइंस देता है, तरीका बताता है, उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करते हैं। लेकिन 1991 से पहले मतलब 1990 तक ये बेस रेट भी कौन डिसाइड करता था? RBI डिसाइड करता था। ठीक, तो RBI क्या करता था? पहले रेगुलेट करता था हमारे पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को। ठीक है, मतलब चलाता था, लेकिन अब वो खाली फैसिलिटेट करता है। मतलब अब खाली क्या करता है? वो एडवाइस करता है कि भैया ऐसे निकाल लो बेस रेट। ठीक, तो अब वो बता नहीं रहा है कि इतने पे ही लोन दोगे तुम लोगों को। तो यह यहाँ ये लिखा है, द रोल ऑफ RBI सेक्टर रिड्यूस फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। RBI का जो रोल था वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर की हो गया था अब ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। एज अ रिजल्ट मैनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाज अलाउड टू टेक डिसीजन विदाउट एनी इंटरफियरेंस फ्रॉम RBI। जिसका नतीजा क्या निकला? बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक वगैरह अब बिना RBI के किसी भी तरीके के इंटरफियरेंस के बिना
अपने फैसले खुद ले सकते थे। ओरिजिन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी जो थे वो हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करना शुरू हुए 1991 से पहले। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करा करते थे। 1991 के बाद एस्टेब्लिशमेंट हुआ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, इंडियंस भी और फॉरेन्स भी, जैसे कि ICI बैंक, HDFC बैंक, HSBC बैंक, ये फॉरेन का बैंक है। तो ये सारे हमारे खोले थे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, इंक्रीजिंग इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट को भी इंक्रीज किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ ये हमारा स्ट्रक्चरल चेंज में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ाया जा रहा है। द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक वाज रेज्ड टू 51%। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बैंक्स में अगर हम बात करें लिमिट थी, वो बढ़ा के कितनी कर दी गई थी, 51% कर दी गई थी। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें पता है देश में दो तरीके से होती है। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देश में दो तरीके से होती है। दोनों तरीकों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। एक होता है FFI और एक होता है FDI। ठीक, अब FFI और FDI में फ़र्क क्या है? FDI का सबसे बढ़िया एग्जांपल मैकडोनल्ड्स, ठीक है, या KFC। ये जितने भी आप आउटलेट्स देखते हो जो फॉरेन कंपनीज़ के यहाँ पे खुले हुए हैं, ये सारे FDI हैं। FDI का मतलब कंपनी यहाँ पे आएगी, अपनी ज़मीन खरीदेगी, अपने रिसोर्सेज लगाएगी, अपनी एसेट्स खरीदेगी और बिज़नेस शुरू करेगी। ये FDI है, मतलब खुद का बिज़नेस इस्टेब्लिश करेगी। FFI क्या होता है? आपको पता होगा, कुछ समय पहले बहुत फेमस बात है, जियो के में मार्क जुकरबर्ग फेसबुक वाले ने 10% शेयर खरीदे थे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कहलाती है FFI। तो दो तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया था वो 51% तक बढ़ा दिया गया था, खासतौर से किसका? FDI का। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड बट अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट अप टू 74%। मतलब FDI की लिमिट 51% कर दी गई थी और FFI की लिमिट 74% कर दी गई थी। तो आपको इसमें ये लिखना है, ये याद करना है। ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, मतलब ठीक, बैंक्स को अब फ्रीडम दे दी गई थी। हमने पढ़ा ना, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हो गया। मतलब अब बैंक जो थे वो फ्री थे, वो अपनी नई ब्रांचेस बिना RBI के अप्रूवल के जहाँ चाहे वहाँ पे खोल सकते थे। ठीक, तो ये हमारे दो हो गए। तीसरे आते हैं हमारे टैक्स रिफॉर्म्स। बजटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी नियम कायदे कानून थे वो इसके अंदर आए, क्योंकि टैक्स जो होता है वो हमारा फिजिकल पॉलिसी का पार्ट होता है, रेवेन्यू का पार्ट होता है गवर्नमेंट की। तो इसीलिए इसे बजटरी पॉलिसी से जोड़ा जाता है। तो इसके अंदर क्या किया गया था? इसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले रिडक्शन इन टैक्सेस, सरकार ने टैक्सेस को कम कर दिया था। ठीक, देयर वॉज हाई टैक्सेस इन 1991 में, और 1991 से पहले बहुत ज़्यादा टैक्सेस हुआ करते थे। लेकिन जो टैक्स का रेट था वो कम कर दिया गया ताकि सेविंग्स को बढ़ावा दिया जा सके। मतलब ये क्या बात है? तो आपको याद होगा बजट का हमारा, हमने एक ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, तो ये तो वैसे ही पढ़ने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बजट के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो बजट का एक ये था कि एनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बजट की मदद से सरकार देश के अंदर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को एनकरेज करती है। तो यही बजट का ऑब्जेक्टिव ही हो गया। यहाँ पे सरकार ने इस चीज़ को यहाँ पे फोकस किया था। सरकार ने टैक्सेस को कम किया इससे कि क्या मिल सके, सेविंग्स को बढ़ावा मिल सके। तो यहाँ पे इस साल भी बजट में अगर आप देखो तो सरकार ने सेम यही काम किया है। ठीक है, इस साल का जो बजट आया है उसमें उठा के देखोगे तो टैक्स का स्लैब्स को बढ़ा दिया गया है। तो टैक्स में छूट मिल रही है आम आदमी को, तो सेविंग्स को बढ़ाने के लिए दी गई है। रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, आपको पता ही है। मोदी जी ने GST लागू कर दिया। जैसे कि पहले हमारे वेराइटी ऑफ टाइप्स के गुड्स टैक्स हुआ करते थे, जैसे कि वैट हो गया, ठीक, एक्साइज ड्यूटी वगैरह हो गया, इन सबको हटा दिया गया और अब उसकी जगह GST लागू कर दिया गया। इनडायरेक्ट टैक्स में खाली एक ही टैक्स चल रहा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की फील्ड में बहुत सारे काम किए गए। इसमें आप ये लिख सकते हो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस। टैक्स को भरने का जो प्रोसेस था वो आसान कर दिया गया, मतलब एनकरेज किया गया बेटर कंप्लायंस ऑन पार्ट ऑफ टैक्स पेयर। मैनी प्रोड्यूस प्रोसीजर्स हैव बीन सिंप्लीफाई। मतलब टैक्स जमा करने का जो पहले प्रोसीजर होता था वो बहुत ज़्यादा
कॉम्प्लिकेटेड होता था। लेकिन अब सरकार ने वो इतना आसान कर दिया है कि अब कोई भी इंसान अपना आईटीआर खुद दाखिल कर सकता है इनकम टैक्स की साइट पे जाके। यहाँ तक कि आप यूट्यूब पे वीडियो तक देख लोगे कि आईटीआर कैसे भरी जाती है, तो आप उसमें आपको डिटेल सिखा भी दिया जाएगा कि आईटीआर कैसे भरी जाती है, और आप अपनी आईटीआर खुद भर सकते हो। बहुत ईजी प्रोसेस है। इसके अलावा जीएसटी, तो आपको बताइए 2016 के अंदर मोदी जी ने पार्लियामेंट में जीएसटी एक्ट 2016 लागू कर दिया था। ठीक, इसके अंदर देश के अंदर एक यूनिफाइड इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम लॉन्च किया गया, मतलब देश में एक ही सा इंडायरेक्ट टैक्स चलेगा अब। ठीक, ये जो था अनाउंस हुआ था 2016 में, मतलब वो हुआ था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन 2017 से जुलाई से किया गया था। इससे हमारे गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ये हमारे टैक्स रिफॉर्म्स थे। इसके बाद चौथे रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो चौथे थे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, मतलब फॉरेन सेक्टर से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स थे। तो फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, डीवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे ये काम सबसे पहला है डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। मतलब सरकार ने क्या किया था कि $1 मान लो अगर पहले $1 70 का था, तो सरकार ने अब उसे 80 का कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ, ऐसे समझो, ठीक है, तो अपना इंडिया बना देते हैं। ठीक, ये इंडिया है, ये यूएसए है, ये टोनी बैठा है, टोनी के पास $1 है। टोनी को यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, एक टी शर्ट दिखी, या फिर एक मान लो उसे टॉफ़ी का डब्बा दिखा जिसमें टॉफ़ी रखी थी, और एक टॉफ़ी की कीमत इंडिया के $1 के हिसाब से थी। अब टोनी ने कहा कि $1 में तो $70 हैं। टोनी ने 70 टॉफ़ी ऑर्डर कर दी और टोनी का $1 यहाँ पे चला गया। यानी कि हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट कितने के हुए, ठीक, $1 के हुए। टोनी को कितनी टॉफ़ी मिली, 70 टॉफ़ी मिली। ठीक, अब सिचुएशन चेंज हो गई, $1 $80 का हो गया, तो टोनी को अब कितनी टॉफ़ी मिलेंगी, 80 टॉफ़ी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, क्योंकि $1 अब $80 का हो गया। $1 की टॉफ़ी तो $1 की ही है। ठीक, तो अब एक टॉफ़ी एक की है, तो यानी कि $1 में अब 80 टॉफ़ी आएंगी। तो टोनी को रुपए कम खर्च करने पड़े अपने देश की करेंसी में और सामान ज़्यादा मिला। तो इससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उनमें बढ़ोतरी होगी। ऑन द अदर हैंड, अब टोनी के लिहाज से छोड़ के अपने लिहाज से सोचो, पहले अगर फॉरेन से कोई चीज़ तुम मंगाते थे तो वो तुम्हें $70 की पड़ती थी। अब अगर मंगाओगे तो वो $80 की पड़ेगी, $10 महंगी हो गई। तो तुम इंपोर्ट कम करोगे, नहीं करोगे, सामान कम मंगाओगे, नहीं मंगाओगे। तो यहाँ यही दे रखा है, आप इसको पढ़ लो, पूरा समझ में आ जाएगा। डीवैल्यूएशन रिफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में रिडक्शन करना बाय गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में बस यही फ़र्क होता है, डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट खुद करती है जानबूझ के, और अगर हम बात करें उसकी डेप्रीसिएशन की, वो मार्केट के फोर्सेस के थ्रू ऑटोमेटिकली होता है। टू ओवरकम द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए सरकार ने रुपए को डीवैल्यू कर दिया। ठीक, जो हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद भी लगातार इंपोर्ट बढ़ रहे, सरकार ने कहा ऐसे नहीं मानोगे, लो अब मैं ऐसे करूँगा। तो ऐसे करके सरकार ने इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश करी। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इससे हमारे इंपोर्ट्स भी कम हुए और हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ गए। हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज और ज़्यादा आना शुरू हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका क्या, इसे $80 मिल रहे हैं, तो ये अगली बार और ज़्यादा मंगाएगा, तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और अब इम्पोर्ट हमारे लिए महंगे हो गए, तो हम इम्पोर्ट कम करेंगे। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, तो ये भी आपने पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में। पहले अगर हम बात करें 1990 से पहले फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, अगर हम बात करें उससे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चला करता था, जिसके अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि $1 कितने का। उसमें गवर्नमेंट को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, हाई रिजर्व को मेंटेन करना पड़ता था, ये सब दिक्कतें आती थी। ठीक, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हर समय हाई मेंटेन करना पड़ता था। वो क्यों करना पड़ता था, वो तो इस चैप्टर में हम खैर पढ़ चुके हैं, वो छोड़ो। यहाँ पे यहाँ खाली हमें देखना है कि मार्केट डिटर्मिनेशन हो गया एक्सचेंज रेट का, मतलब अब वो सिस्टम भी चेंज। अब सरकार कह रही है कि भाई अब डॉलर कितने का है एक, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे। तो अब कौन डिसाइड करेगा, अब डॉलर का डिमांड कर्व बनाओ और डॉलर का ही सप्लाई कर्व बनाओ, जहाँ पे ये दोनों कट जाएं
वहाँ पे डिसाइड होगा कि $1.75 का है या $1.80 का है। तो ये ऐसे करके डिसाइड किया जाएगा। इस चीज़ को कहा गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्यों? क्योंकि हर सेकेंड हर मिनट बाद डिमांड और सप्लाई डॉलर की हमारी चेंज हो जाएगी, और जैसे ही डिमांड और सप्लाई चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है, नया एक्सचेंज रेट निकल के आ जाएगा। तो यही लिखा है यहाँ पे, गवर्नमेंट अलाउ रुपी वैल्यू टू बी फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल। गवर्नमेंट ने रुपये की वैल्यू को अपनी कंट्रोल से फ्री कर दिया। एज अ रिजल्ट इसका नतीजा क्या निकला? अब मार्केट की फोर्सेस डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन करेंगी एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब अब फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी। आप इन्हें आसान शब्दों में ये भी लिख सकते हो, एज अ रिजल्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम वॉज अडॉप्टेड। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, या आप लिख सकते हो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो था वो हमारा यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया गया। इसके बाद आखिरी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ठीक, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सरकार ने कौन कौन से नियम कायदे कानून बनाए? तो अगर हम बात करें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से रिलेटेड सरकार ने जो नियम्स बनाए वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे जो रिफॉर्म्स इसमें आए थे वो क्या क्या थे, ये क्यों आए थे। तो पहली बात तो ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स जो आए वो आए ताकि हम इंक्रीज़ कर पाएँ अपने देश में इंटरनेशनल कंपटीशन को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के। दूसरा, प्रमोट कर पाएँ देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी इन इंडिया। मतलब हमारे देश में फॉरेनर्स आए, इन्वेस्ट करें। जब वो आके इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अपने संग नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। प्रमोट इफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब ऑब्वियस सी बात है इफिशिएंसी बढ़ेगी। कैसे इफिशिएंसी बढ़ेगी? इफिशिएंसी ऐसे बढ़ेगी, अब तुम ऐसे ही ले लो नॉर्मली, अगर तुम एक इंडियन आउटलेट पे जाके पिज़्ज़ा खाओ, एक डोमिनोज के आउटलेट पे जाके पिज़्ज़ा खाओ, इंडियन आउटलेट का उससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी में होगा लेकिन उससे कम प्राइस का होगा। तो इफिशिएंसी बढ़ रही है, कॉस्ट कम आ रही है, तभी तो सस्ते में बेच रहे हैं। ठीक है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो यूज़ करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? तुम पुरानी टेक्नोलॉजी से बनाओगे आधे घंटे में एक पिज़्ज़ा, वो बनाएंगे आधे घंटे से नई टेक्नोलॉजी में 20 पिज़्ज़ा। तो कस्टमर इतना फालतू थोड़ी नहीं कि तुम्हारी दुकान पे ही खड़ा रहेगा। ठीक, तो वहाँ चला जाएगा। तो इसलिए अडॉप्ट करनी पड़ेगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो इसकी ये दिक्कत थी, तो ये ऐसा करने के लिए किया गया। अब इसमें था क्या क्या? सबसे पहले वही जो हमने पढ़े थे, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, टैक्सेस लगे हुए थे इंपोर्ट्स के ऊपर, और कोटाज लगे हुए थे, तो उन्हें हटाया गया। तो यहाँ ये लिखा है रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मतलब जो कोटाज लगे हुए थे वो हटा दिए गए। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट वर रिड्यूस ड्रास्टिकली। मतलब बहुत ही अचानक से, एक नाटकीय ढंग से ये हटा दिए गए। ऑन मैनी प्रोडक्ट लाइक कंज्यूमर गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इट वाज फुली रिमूव्ड। और ऐसे कुछ प्रोडक्ट थे जैसे कंज्यूमर गुड्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, इनसे तो बिल्कुल ही कोटा हटा दिया गया। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट। जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, अगर हम बाहर सामान बेच रहे हैं तो उस पर हमें सरकार को टैक्स पे करना पड़ता था फॉरेन में, अगर हम सामान बेचते हैं तो। अब सरकार ने वो भी हटा दिया ताकि हम ज़्यादा बेच पाएँ। सरकार कह रही है कम से कम हमें टैक्स नहीं मिलेगा, डॉलर तो मिल रहा है। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पे भी, मतलब जो टैक्सेस लगाए थे वो कम कर दिए, जिससे क्या हुआ, डोमेस्टिक गुड्स की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ी बेटर हुई, कंडीशन बेटर हुई। इलेक्ट्रिशियन एंड इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, मतलब इम्पोर्ट लाइसेंसिंग एबॉलिश कर दी गई। अब आपको कोई भी चीज़, मशीन्स, कैपिटल गुड्स को इम्पोर्ट करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। खाली ऐसे प्रोडक्ट्स जो हज़ार्डियस हैं, हज़ार्डियस मतलब हमारे लिए खतरनाक हैं या इन्वायरमेंटली सेंसिटिव हैं, मतलब ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके लिए आज भी आपको जो है लाइसेंस लेना पड़ता है। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, कंज्यूमर एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर आल्सो रिमूव फ्रॉम 1 अप्रैल 2001। तो ये वही हो गई क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन वाली, वही वाली बात। तो ये यहाँ पे लिखने की इतनी नीड नहीं है, वैसे बस डेट याद रख लेना कि 1 अप्रैल 2001 में अप्रैल से ये हटाई गई थी। जो हमारा पहला वाला पॉइंट है ये यहाँ पे रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, ये जो थी 2001 अप्रैल में हटाई गई थी। तो बस हमें इतना याद रखना है।
आगे देख लेते हैं। आगे डिफरेंस दे रखा है लेस फेयर और लिबरलाइजेशन में, तो ये थोड़ा सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिबरलाइजेशन क्या है? एक सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। हमने देखा छूट दे रही है, ना लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, ना इंपोर्ट के लिए लाइसेंस चाहिए, अब कोई परमिशन नहीं चाहिए, खूब मैटर करो, जो जो जहाँ चाहो वहाँ प्रोडक्शन करो, जैसे चाहो वैसे प्रोडक्शन करो। लेस फेयर के अंदर देयर इज़ नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट इन द फंक्शन ऑफ इकोनॉमी। गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन ही नहीं है, सरकार है ही नहीं। ऑल डिसीजन रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज गुड्स एंड सर्विसेज वो खाली प्रोड्यूसर्स लेंगे, और वो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेसिस पे लेंगे। गवर्नमेंट खाली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी। लेस फेयर मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक तरीके से आप देख सकते हो, हमारी वो होती है। इसके बाद अगला मेन प्राइवेटाइजेशन। ये क्या था? प्राइवेटाइजेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। मतलब ओनरशिप का ट्रांसफ़र कर देना, शेयर्स बेच देना, मैनेजमेंट ट्रांसफ़र कर देना कि आज से तुम चलाओ, कंट्रोल दे देना, तो वो शेयर्स में ही आ गया पब्लिक सेक्टर का किसे? प्राइवेट सेक्टर को। ओवर द ईयर यहाँ लिखा भी है इंडिया हैज़ डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मतलब कम कर दिया क्या? अपना स्टेक, स्टेक मतलब शेयर, किसमें? इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग आईपीसीएल, आईबीपी, मारुति उद्योग। मतलब सरकार ने अपने जो शेयर्स थे आईबीपी में, मारुति उद्योग और आईपीसीएल में, वो हल्के हल्के कम करना शुरू कर दिया, अपना हिस्सा कम करना शुरू कर दिया। प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से किया जाता है। पहला ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है? ऑफ पब्लिक सेक्टर फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है? ठीक, अगर देखा जाए प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स टू ऑफ पीएसयू टू पब्लिक। मतलब प्राइवेटाइजेशन में जिस डिसइन्वेस्टमेंट कहलाती है। यहाँ पे शेयर हम किसी प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को बेच दे रहे हैं। जब हम लोगों को बेचेंगे तो ये डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा भी जाता है सेपरेटली, ये डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक, तो प्राइवेटाइजेशन जब पीएसयू कंपनीज़ के हम शेयर्स बेच देंगे, हिस्सा बेच देंगे इक्विटी शेयर्स का किसे? पब्लिक को, तो इसे प्राइवेटाइजेशन हम कहते हैं। अब अगला दे रखा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या था? ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ लो। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब था हमें अपनी नेशनल इकोनॉमी को देश की दुनिया की बाकी इकोनॉमी से जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? जितने भी बैरियर्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड में उन्हें रिमूव करके, और कैपिटल मार्केट, कैपिटल के मूवमेंट में और ट्रेड में जितने भी दिक्कत रुकावटें आती हैं उन्हें हटा के हमें दुनिया को और अपने देश को इंटीग्रेट करना है। ग्लोबलाइजेशन जो है ये आउटकम है लिबरलाइजेशन का और प्राइवेटाइजेशन का। कैसे है? प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं हम, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट से कोई कंपटीशन क्या करेगा? गवर्नमेंट के तो प्रोडक्ट पहले से ही खराब है। प्राइवेट सेक्टर बिना इनिशिएटिव के भी अगर प्रोडक्ट बनाएगा तो उनसे अच्छे बन जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि वो बनाए ही ना, कंपटीशन सीरियसली ले ही ना, क्योंकि उसे पता है गवर्नमेंट सेक्टर तो और ही बुरा होगा। तो अब कंपटीशन कौन दे सकता है? एमएनसीज दे सकती हैं, तो इसीलिए वो लाया गया। अब लिबरलाइजेशन में सारे रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए, ठीक है। तो उसके अंदर ग्लोबलाइजेशन में भी आ जाएगा आपका कि बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉरेन ट्रेड आ गया, नहीं आ गया? आपने पूरा फॉरेन ट्रेड पढ़ा, तो फॉरेन ट्रेड के अंदर ग्लोबलाइजेशन में था फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स। तो ट्रेड रिफॉर्म्स फॉरेन ट्रेड के ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट डाल रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन भी ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट डाल रहा है। हमने देखा एफडीआई अलाउ किया गया, एफएफआई अलाउ किया गया 74% तक, एफडीआई 51% तक। तो ग्लोबलाइजेशन का आउटकम है, उससे ग्लोबलाइजेशन ही होगा लिबरलाइजेशन में। प्राइवेटाइजेशन में हम पब्लिक को बेच रहे हैं, ठीक, इंडिविजुअल वो कोई भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को भी कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, ठीक। इट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ नेटवर्क एंड एक्टिविटीज ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक एंड सोशल बाउंड्रीज। अगर हम इससे बात करें तो इससे क्या हो रहा है? हमारी जो एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा है जो कि ट्रांसेंड कर रहा है, मतलब पार कर रहा है इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन एम्स टू क्रिएट अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ग्लोबलाइजेशन का उद्देश्य होता है एक ऐसी दुनिया बनाना जिसमें देशों के बीच में कोई भी बॉर्डर ना हो। आगे दे रखा है चेंजेस मेड बाय द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से हमारे देश के अंदर कौन कौन से चेंजेस आए? द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी
प्रिपेयर अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज इन विच एफडीआई वाज अलाउड अप टू 51%। तो ये पहला पॉइंट ही हो गया कि एफडीआई जो थी देश में 51% अलाउ करती गई। सरकार ने एक लिस्ट बनाई इंडस्ट्रीज़ की, कुछ इंडस्ट्रीज़ में सरकार ने 51% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया। रुपया डी वैल्यू कर लिया गया नियरली 20% से। तो ये आपको याद रखना है, जिससे नतीजा क्या निकला, एक्सपोर्ट बढ़ गए और हमारा फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ गया। ठीक, इसके अलावा हम देखें रुपया जो था वो पार्शली कन्वर्टेबल कर दिया गया, मतलब बाइंग और सेलिंग ऑफ करेंसी एट मार्केट प्राइस। मतलब अब हम क्या कर सकते थे, डॉलर्स वगैरह को खरीद सकते थे मार्केट प्राइस पे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिमूव ऑल रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल ट्रेड। जितने भी रेस्ट्रिक्शंस सरकार ने कंट्रोल लगा रखे थे एक्सटर्नल ट्रेड के ऊपर, नॉन टैरिफ बैरियर्स और टैरिफ बैरियर्स, वो सब हटा दिए गए। 2001 आते आते जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगे थे इंपोर्ट्स के ऊपर वो पूरी तरीके से हटा दिए गए, खाली हजार्डियस और इन्वायरमेंटल सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को छोड़ के। ठीक, तो ये इसके द्वारा करे गए चेंजेस थे। ग्लोबलाइजेशन का कुछ फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी, तो देख लेते हैं। इससे हमें एक्सेस मिला ग्लोबल मार्केट में, मतलब अब जो हम फॉरेन के प्रोडक्ट्स यूज़ कर पा रहे हैं वो ग्लोबलाइजेशन का नतीजा है। एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है, हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी ग्लोबलाइजेशन का नतीजा है। हम बना ही क्या रहे हैं। एमएनसी जितने भी बड़े बड़े हम मॉल्स वगैरह देख रहे हैं, शोरूम्स वगैरह देख रहे हैं, ये सब अगर बात करें तो एमएनसी का नतीजा है। बेटर फ्यूचर प्रोडक्ट्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। मतलब भविष्य में हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए ये अच्छा प्रोस्पेक्ट क्रिएट करता है। ग्लोबलाइजेशन नुकसानदायक है, क्यों है? सबसे बड़ा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, निगलेक्ट एग्रीकल्चर। पूरी पॉलिसी ख़त्म हो गई, एग्रीकल्चर का कहीं नाम नहीं आया। ठीक, तो एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से इसमें पीछे छोड़ दिया गया। बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्योर ओनली टू डेवलप कंट्रीज़। जो बेनिफिट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के वो खाली डेवलप कंट्रीज़ को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? एक बेसिक लेवल पे सोचो, इंडिया जो है, अगर हम बात करें डेवलप नेशंस को हम क्या बेच रहे होंगे? बेसिक लेवल पे सोच के देखो, आईटी सर्विसेज में छोटी मोटी चिप्स बना के बेच रहे हैं, स्पाइसेस बेच रहे हैं, रॉ मटेरियल बेच रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खाली हमारे यहाँ ही बनती है, जो हमारे पास ही है, जो हम ही बेच रहे हैं? मेडिसिन बेच रहे हैं, हाँ मैं मानता हूँ जेनरिक मेडिसिन बेचते हैं हम, ठीक, लेकिन और क्या बेच रहे हैं? तो हम कुछ नहीं बेच रहे। लेकिन मेनली जो ट्रेड है वो किन के बीच हो रहा है? बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है। चाइना हो गया, यूएसए हो गया। चाइना यूएसए में तो खैर नहीं हो रहा, लेकिन चाइना बाकी देशों से तो कर रहा है, यूरोप से कर रहा है। अगर हम बात करें और उधर भी हो रहा है, आपका जापान की तरफ भी हो रहा है, जापान यूएसए में भी हो रहा है ट्रेड। तो ये सब डेवलप कंट्रीज ही आपस में ट्रेड कर रही हैं, क्योंकि इनके पास एक दूसरे को बेचने के लायक सामान है जिन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है। और हमारे पास ऐसा कोई सामान नहीं है जिसे किसी और देश की मोस्टली ज़रूरत हो। हमारे पास कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, ठीक है। और अगर बात करें, हमारे को खरीदने को बहुत कुछ है, हम खरीद बेचों से बहुत कुछ सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन कंप्रोमाइजेज द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज एंड एसएसआई। ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब लोगों को और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को होगा। मतलब ये उनसे कभी जीवन में कॉम्पीट नहीं कर सकती। जैसे कि एक किस्सा ही आपको बिजनेस स्टडी जब पढ़ाई गई थी तो बताया गया था थम्सअप वाला, कि कैसे कोका कोला ने थम्सअप को टेक ओवर किया, ठीक है। तो वो एसएसआई है एक तरीके से, थी उस समय के टाइम पे, नई नई थी। ये 1991 के बाद ही है कोका कोला इंडिया में दोबारा एंट्री तभी मौका मिला है कोका कोला को। उससे पहले बैन कर दिया गया था नेस्ले और कोका कोला को, लेकिन फिर एंट्री का मौका मिला था तो वो थम्सअप को खा गई थी, ठीक, उसने उसे टेक ओवर कर लिया था। तो ये उसी का हमारा, अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन का ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। इट इंक्रीज द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग नेशंस एंड पीपल। इससे लोगों के और नेशंस के बीच में भी डिस्पैरिटीज क्रिएट होंगी, ठीक, कल्चर को लेके, डिफरेंसेस को लेके, डिफरेंट काइंड्स के हमारे अगर हम बात करें तो डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। आगे देखते हैं, आगे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। जैसे आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग क्या है? ये एक आउटकम है ग्लोबलाइजेशन का, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। आउटसोर्सिंग रिफर्स टू कॉन्ट्रैक्ट आउट सम ऑफ हिज एक्टिविटीज टू अ थर्ड पार्टी विच वॉज अर्लियर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आउटसोर्सिंग क्या होती है? आउटसोर्सिंग मतलब एक प्रोसेस होता है इसमें हम अपनी कुछ एक्टिविटीज़, अपने कुछ काम किसी दूसरे देश को दे देते हैं जहाँ से वो सस्ते में हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, मैनी कंपनीज हैव स्टार्ट आउटसोर्सिंग सिक्योरिटी सर्विस टू आउटसाइड एजेंसी ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आउटसोर्स करती हैं सिक्योरिटी सर्विसेज।
बाहर की एजेंसीज को। ठीक, इंडिया हैज़ बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इंडिया जो है फेवरेबल डेस्टिनेशन बन गई है आउटसोर्सिंग की, मतलब फॉरनर्स ज़्यादातर मोस्टली अपना काम हमसे कराते हैं। वहाँ की बहुत सारी मैगजीन्स हैं जो इंडिया में हम इंडिया में PDF फॉर्म में बढ़ती हैं और प्रिंट वहाँ जाके होती है, डिज़ाइन मतलब यहाँ पे होती हैं। ठीक, फॉर मोस्ट ऑफ द MNCs बिकॉज ऑफ लो वेजेस। अब ऐसा क्यों है, वो यहाँ ही काम क्यों कराते हैं अपना, उनका सारा IT का काम हम कर रहे हैं, सारे अकाउंट्स वगैरह हम लोग बना रहे हैं। हम क्यों बना रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम कम सस्ते दाम में काम कर रहे हैं। वो दूसरे देश का आदमी है, उनके देश का आदमी यही काम ज़्यादा पैसों में करेगा, तो यहाँ पे इसलिए वेजेस कम है और अवेलेबिलिटी है स्किल्ड मैन पावर की। फॉर एग्जांपल इंडियन बिजनेस प्रोसेस, BPO, कॉल सेंटर्स वगैरह आप देख ही रहे हो, ये जो है कितनी इंपॉर्टेंस आजकल गेन कर रहे हैं, प्रोमिनेंस, लोग बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। अब इंडिया कौन कौन सी सर्विसेज आउटसोर्स करता है, मतलब हम क्या क्या काम करते हैं। हाउस बेस्ड सर्विसेज मतलब कॉल सेंटर, रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड्स कीप करते हैं, अकाउंटिंग, फिल्म एडिटिंग, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, ये सब काम हम लोग करते हैं। WTO, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, WTO क्या है, दोनों में से एक में से क्वेश्चन मिलेगा, देखो भाई, या तो आउटसोर्सिंग में से मिलेगा या WTO में से मिलेगा। आप किस पे से मिलेगा ये नहीं कह सकते। आउटसोर्सिंग से मिलेगा तो फेवरेबल डेस्टिनेशन के तौर पे मिल सकता है, और WTO से मिलेगा तो इसके ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। तो WTO है क्या, WTO का पहले नाम 1948 में ये संस्था खोली गई थी, और इसका नाम उस समय गेट हुआ करता, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक, उस समय इसके 23 कंट्री मेंबर हुआ करते थे। 1995 में इसका नाम चेंज करके WTO रख दिया गया। ये गेट का सक्सेसर माना जाता है, इसलिए एट प्रेजेंट अगर हम बात करें इसमें 164 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर हैं। ठीक है, और आर रिक्वायर्ड टू अवॉइड बाय द लॉस फ्रेम्ड बाय द बैंक, और जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें WTO के द्वारा बनाए गए जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड कानून हैं वो सारे मानने पड़ जाते हैं। आगे, सम मेजर फंक्शंस ऑफ WTO के फंक्शंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स की भी समझ सकते हो आप, ये ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे भी लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक, टू फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड को फैसिलिटेट करने में मदद करता है, हेल्प करता है फॉरेन ट्रेड में, रूल्स बनाता है ट्रेडिंग सिस्टम के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स क्रिएट करता है, एंड लार्ज प्रोडक्शन ऑफ एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, मतलब प्रोडक्शन में और सर्विसेज के ट्रेड में मदद करता है, उन्हें बढ़ाने में काम करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, दुनिया के जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से इस्तेमाल करने में मदद करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट फ्री ट्रेड बाय एलिमिनेटिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, मतलब इसने क्या किया, WTO की मदद से ही जो इम्पोर्ट ड्यूटीज थी, टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थी इंपोर्ट के ऊपर, वो हटी। प्रमोट कंपटीशन एंड फ्री एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, ये कंपटीशन को बढ़ावा देता है और ग्लोबल मार्केट में हमें फ्री में एक्सेस प्रोवाइड कराता है। फैसिलिटेट बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रांजैक्शन, ये बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रांजैक्शन भी पूछता है, तो डिफरेंस पूछा गया कई बार टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स में और बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रांसफर में। ये क्या होता है, बायलैटरल ट्रांसफर, यूनिलैटरल क्या होता है, एक तरफा, जैसे तुमने अपने भाई को गिफ्ट दिया, एक तरफा। बायलैटरल ट्रांजेक्शन क्या है, तुमने सर्विसेज दी, उसके बदले तुम्हें इनकम मिली, इनकम जनरेट हुई, जो हमने नेशनल इनकम बोली थी फैक्टर इनकम्स, जमीन दी उसके बदले रेंट मिला, कैपिटल दी उसके बदले इंटरेस्ट मिला। ठीक, तो ये बायलैटरल हो गया। मल्टीलैटरल ट्रांजेक्शन, तीन तरफा ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक तरीके से, ठीक, वो हमारे इसमें आ जाते हैं। अब इसके एग्जांपल के तौर पे एक्यूरेटली तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक्यूरेटली आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि मल्टीलैटरल ट्रांजेक्शन मतलब एक ट्रांजेक्शन में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। जैसे कि मान लो कोई गुड है, वो मुझे साउथ अफ्रीका को बेचना है और वो गुड रशिया के पास मिलेगा, तो मैं रशिया से खरीदूँ और साउथ अफ्रीका को बेच दूँ, तो ये मल्टीलैटरल ट्रांजेक्शन में आपका कंसिडर किया जा सकता है। 100% श्योर नहीं हो, लेकिन हाँ किया जा सकता है। थोड़ा सा गूगल कर लेना, इसके बारे में क्लियरिटी मिल जाएगी, पूछा गया है तो इसलिए पढ़ जरूर लेना। इंडिया, शुड इंडिया बी अ मेंबर ऑफ WTO, क्या इंडिया को WTO का मेंबर होना चाहिए। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि हमें इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, वही बात, जो ज़्यादातर ट्रेड होते हैं वो खाली डेवलप नेशंस के बीच में होंगे। डेवलपिंग कंट्रीज बीइंग चीटेड, हमें जो है चीट किया जा सकता है। कैसे, हम पे दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि हम छोटे देश हैं, कमज़ोर देश है। बड़े देश हम पे दबाव बना सकते हैं कि अपना मार्केट हमारे लिए खोलो, ठीक, और हमारे यहाँ तो आके अपना प्रोडक्ट बेच देंगे, हमसे मार्केट ज़बरदस्ती खुलवा के कि हम तुम्हारे यहाँ बेचेंगे बेचेंगे बेचेंगे, लेकिन अपना सामान, अपने देश में हमारा सामान नहीं बिकने देंगे। जैसे कि इस समय करेंटली हो रहा है, जैसे ट्रम्प कर रहा है कि रेसिप्रोकल ट्रेड टैरिफ लगा रहा है। उसको क्या कर रहा है, वो कह रहा है भाई अगर तुम मेरे यहाँ से कोई प्रोडक्ट इंडिया में आता है और सपोज करो उस पर 10% टैक्स लगता है, तो वो कह रहा है और इंडिया का भी अगर कोई प्रोडक्ट मेरे यहाँ बिकेगा तो मैं भी उस पर 10% ही लगाऊंगा। ठीक, तो ये एक तरीके से समस्या वाली बात है। इससे ट्रेड में फिर हमें क्या बेनिफिट रह जाएगा, हमें तो दिक्कतें ही दिक्कतें क्रिएट होंगी, हमारा लिए तो मार्केट वहाँ का कमी होना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ
टैक्स क्यों है? हमारे टैक्स इसलिए ताकि हमारे देश का आदमी हमारे देश के बना हुआ सामान खरीदे, तभी तो हम ग्रो करेंगे। अगर हमारे देश का आदमी बाहर का सामान खरीदेगा तो हम ग्रो ही कहाँ कर पाएंगे। ठीक, तो इसीलिए हमारा टैक्स लगता है। लेकिन उसकी भी पॉलिसी अपने देश के बिहाफ पे अगर आप देखो तो सही है। वो कह रहा है कि मेरे को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, वो बात है ही। अप्रेजल, एलपीजी पॉलिसी के कुछ लोग फेवर में हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। ठीक, तो जरा सा रह गया ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जरा से बचे हैं तो ये ख़त्म कर लेते हैं फटाफट से। इसका अप्रेजल, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ एलपीजी, एलपीजी के फेवर में भी कुछ लोग हैं, जैसे कि कौन कौन से फेवर में क्या क्या लोग कहते हैं। इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 1991 तक हमारी 5.6 की स्पीड से बढ़ रही थी, जो कि ग्रोथ हमारी 17-18 में बढ़ के 8.2 हो गई थी। फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई और एफएफआई की बात करें तो ये हमारे देश में इंक्रीज हो गई। 1990 तक हमारे देश में खाली फॉरेनर्स ने $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, जो 2014-15 तक बढ़ के $73.5 बिलियन हो गई। राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसके साथ साथ देखा जाए 1990 में जो हमारा रिजर्व था वो $6 बिलियन से इंक्रीज होके कितना पहुंच गया 2014-15 में 321 बिलियन पहुंच गया। बस यहीं तक याद कर लेना, बाकी याद करने की नीड नहीं, और याद हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये रिजर्व बाद में 2018-19 में 413 हो गया और 21 आते आते $633 बिलियन का हो चुका है हमारा रिजर्व। मतलब आरबीआई के पास इतना सोना है। अब मनी हीस्ट वाली कहानी मत सोचना, तो फ़ायदा नहीं होगा। राइज इन एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इससे बढ़े। हमने क्या देखा, डीवैल्यूएशन हुआ तो उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट बढ़े। ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड इंडिया एक्सपीरियंस कंसिडरेबल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ मैनी गुड्स ड्यू टू डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि रिफॉर्म्स पीरियड के अंदर हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़े क्योंकि हमारा डीवैल्यूएशन हुआ। कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, सरकार ने इन्फ्लेशन को भी कम करा। जो एनुअल रेट था इन्फ्लेशन का 1991 में वो 17% था, 15-16 आते आते 5.48 रह गया। ठीक, और बाद में ये और कम हो गया। करेंटली अगर बात करें 21-22 में कह रहे हैं कि 4% है। ठीक, इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा, तो ये हमें पता ही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था प्राइवेट सेक्टर का, वो अगर हम देखें तो वो बढ़ गया। विच लीड टू अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट, जिससे क्या हुआ, मोनोपोली मार्केट से हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर कर गए। रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज इमर्जिंग पावर विच लीड टू इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडिया जो है एक इमर्जिंग पावर के तौर पे रिकॉग्नाइज हुआ, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। कंज्यूमर सवर्जिनिटी, कंज्यूमर को किंग बना दिया गया। अब सारे प्रोडक्ट कंज्यूमर के बेसिस पे बनाए जाते हैं। कंट्रोल फिजिकल डेफिसिट, जो बजट में होने वाला डेफिसिट था, सरकार ने इसकी मदद से उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश करी, क्योंकि रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, सरकार ने टैक्स लॉन्च किए नए, तो उससे सरकार के रेवेन्यू बढ़े, जीएसटी बढ़े। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करें जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, बजट में होने वाला डेफिसिट, वो कहीं ना कहीं तो कम हुआ होगा। क्रिटिसिज्म्स ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कमियां। निगलेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो पूरी तरीके से जीडीपी ग्रोथ के ऊपर फोकस थी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के थ्रू। ठीक, एग्रीकल्चर सेक्टर को जो था वो पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया गया और उसकी जो ग्रोथ रेट थी इस वजह से वो और कम हो गई। अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ, अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो खाली अर्बन एरियाज़ में हुआ, शहरों में हुआ। जितनी भी एमएनसीज खुली वो खाली अर्बन एरियाज़ में खुली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ थी, जिससे क्या हुआ, गांव और शहर के बीच की दूरियाँ और बढ़ गई। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर, अगर हम बात करें हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। स्पेंडिंग थ्रो बोरोइंग, ईएमआई लेके, लोन लेके अब लोग अपनी डिमांड्स को फुलफिल करना लोगों ने शुरू कर दिया। लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस, इसका मतलब क्या है, देखो किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ प्रोसेस कैसा होना चाहिए, तीनों ही सेक्टर बराबर से ग्रो होने चाहिए। ठीक है, मतलब तीनों ही सेक्टर में ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक, इट इज़ नॉट अ इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस, ये इंक्लूसिव नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें देश के सारे सेक्टर इंक्लूड ही नहीं थे। इसमें खाली हम लोग सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर रिलाई कर रहे थे। ड्यू टू दिस इंडियन फार्मर इज शिफ्टिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स, जिसकी वजह से इंडियन फार्मर ने कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया फॉरेन मार्केट के लिए। विच कॉज शॉर्टफॉल इन फूड ग्रेन्स इन डोमेस्टिक मार्केट, जिससे हमारे देश में खाने की कमी हो गई और भुखमरी फैलना शुरू हो गई और प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गए इन सब चीज़ों के, फूड ग्रेन्स वगैरह के। जीएसटी, आपको पता ही है जीएसटी
एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो इंडिया में लागू किया गया है, एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर है, देश के सारे कोने में सेम सा लगता है। इसके अंदर वैट, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्राई वाले ये इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, इन्हें हटा दिया गया है। इसका स्लोगन है वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। ठीक, ट्रांजैक्शन जो जीएसटी के होते हैं अगर सिंगल स्टेट के अंदर किए जाते हैं तो उन पे सीजीएसटी, एसजीएसटी लगती है, ये आप 11th में पढ़ चुके हो। और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसके अंदर आईजीएसटी लगती है। मतलब मेरा बिजनेस यूपी में है, मैं अगर मान लो बरेली में रहता हूँ, ठीक, तुम्हारा बिजनेस भी यूपी में है, लेकिन तुम अगर बात करो तो यूपी का कोई और ज़िला मान लो, थोड़ा सा बुलंदशहर मान लो, तुम बुलंदशहर में रहते हो, मैंने तुम्हें सामान बेचा, तुमसे पैसे मिले, या तुमने मुझे सामान बेचा, तुमने तुमसे पैसे मिले, तो इसमें जो टैक्स लगेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर मेरी शॉप यूपी में है और तुम्हारी दुकान किसी दूसरे स्टेट में, मान लो मध्य प्रदेश में है, तो हमारे सामान की खरीद बेच पे आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। और मज़ेदार बात, अगर हम यूनियन टेरिटरी को सामान बेचेंगे तो यूटी जीएसटी लगता है। खैर इसे छोड़ दो, ये दे नहीं रखा है तो इसे ज़रूरत नहीं है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरल एडिशनल टैक्स रेवेन्यू, सरकार को उम्मीद थी कि सर इससे हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, बड़ा टैक्स कंप्लाइंस बढ़ेगा, लोग ईमानदारी से टैक्स भी पे करेंगे, वो भी हुआ। रिड्यूस टैक्स इवेशन, टैक्स की चोरी बंद हो जाएगी, हाँ वो भी हुई। स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी याद करने की नीड नहीं है, हर साल चेंज हो जाता है तो छोड़ दो इसे, कोई नीड नहीं है। ठीक, करेक्टरिस्टिक्स, जीएसटी जो था इज इम्पोज ईच स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन, वो वैल्यू एडिशन की हर स्टेज पे लगेगा, तो वैल्यू एडिशन भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो। टैक्स इज इम्पोज व्हेन गुड्स इज सप्लाई, इसमें यहाँ पे टैक्स गुड्स के ऊपर तब लगता है जब वो बिकते हैं, ना कि वो प्रोड्यूस होते हैं। पहले टैक्स गुड्स प्रोड्यूस होने पे लगते थे। जीएसटी पेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कैन बी एडजस्टेड थ्रू जीएसटी रिसीव ऑन सेल ऑफ गुड्स। मतलब ऐसे समझो, ऐसे मैंने, मेरी दुकान है, मैं टीवी बेचता हूँ, मैंने एक टीवी खरीदा 10,000 रुपये का, उस पर मैं जीएसटी पे करके आया, मान लो 8%, 10,000 का 8% हो गया 800 रुपये, तो मेरे को वो टीवी कितने का पड़ा, 10,800 का। अब ये टीवी कस्टमर मुझसे ख़रीदने आया, मैंने कस्टमर से कहा भैया ये टीवी तो 12,000 का है। उसने कहा ठीक है साहब, मैंने जीएसटी मैंने 8%, तो 1200 का 8% जीएसटी लगा। तो अगर बात करें 120 इंटू 8, 960 रुपये, तो 960 रुपये मुझे जीएसटी के मिल गए। टोटल मुझे वो कितने रह गया, 12,960 दे गया। तो मैं जीएसटी पे कितनी करके आया, 800, मुझे जीएसटी मिली कितनी, 960। तो अगर मैं बात करूँ ये इसके बीच में सेट ऑफ हो जाएगी, मतलब जो मैं पे करके आया 960 में से वो मैं माइनस कर दूंगा, बचेगी 160 रुपये। ये जीएसटी आउटपुट जीएसटी मेरे पास बची हुई है, तो ये मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। बस ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है और कुछ नहीं लिखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है इसके फ़ायदे, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है, सारे देश में एक सा लगता है, हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, इससे ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस कम हो गए, गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू बढ़ गए। कमियां कि सारे गुड्स इसमें कवर नहीं हो पाए, अभी भी बहुत सारे गुड्स हैं जो इसके बाहर हैं क्योंकि अभी ये नया नया है। जैसे कि अगर बात करें तो हम हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगती, शराब पे नहीं लगती, पेट्रोल पे नहीं लगती, डीजल पे नहीं लगती। जीएसटी रेट्स जो हैं डिफरेंट गुड्स के लिए आर नॉट फाइनली सेटल्ड, अभी भी सेटल्ड नहीं हुए हैं, चेंज करते जा रही है। सरकार ने इस साल नया ड्रामा किया, पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगेगा। अब पॉपकॉर्न पे भी खेल है, पॉपकॉर्न अगर कैरेमल वाला होगा तो ज़्यादा जीएसटी, नॉर्मल पॉपकॉर्न होगा तो कम जीएसटी, और अगर बिल्कुल ही मक्का होगा, रॉ में खरीद के लेके आओगे एक्टू वाले पैकेट, तो और कम जीएसटी। तो ये भी सरकार ने कर दिया है। अगर आप देखो तो अभी ये फाइनली सेटल्ड नहीं हो पाया है, लेकिन ठीक, तो अभी मतलब इसमें सेटलमेंट्स हो रहे हैं। इसके बाद नवरत्ना पढ़ाया जाता है। नवरत्ना क्या है, हमारे देश की 9 मेन कंपनियां। ठीक, नवरत्ना का वर्ड कहाँ से आया था, एक राजा हुआ करते थे, राजा विक्रमादित्य, तो उनके जो दरबार होता था उस दरबार में 9 ज्वेल्स होते थे, मतलब उनके 9 मंत्री होते थे जो कि बहुत बहादुर वगैरह हुआ करते थे, तो उनके नाम से नवरत्ना नाम दिया गया। 1996 में गवर्नमेंट ने वो सरकारी इंडस्ट्रीज़ को आइडेंटिफाई करना शुरू किया जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चल रही थी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, और उन्हें टाइटल्स देना शुरू किए, महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना। हमारे देश में 2 महारत्ना है, आईओसी और सेल। नवरत्ना में हिंदुस्तान ऑर्गेनाइटिक लिमिटेड और एमटीएनएल है। मिनी रत्ना में ये सारी कंपनी है, बीएसएनएल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे कैटरिंग, आईआरसीटीसी, ये इसमें आती हैं। दीज एंटरप्राइजेज सेटअप एज द एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सरकार ने इन्हें
इकोनॉमी की ग्रोथ के एपिसेंटर के तौर पे स्टैब्लिश किया। दीज एंटरप्राइजेस सर्व एज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये एंटरप्राइजेस हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती हैं और इंडस्ट्रियल बेस भी प्रोवाइड करती हैं हमारे देश में। In the wake of privatization, government initially thought of disinvestment of नवरत्ना। शुरुआत में गवर्नमेंट ने सोचा कि इन्हें हम बेच देते हैं पब्लिक को इनके शेयर, लेकिन पॉलिटिकल रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा आया, इतनी ज़्यादा जो है एक तरीके से रैलीज वगैरह गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट्स वगैरह शुरू हो गए कि सरकार ने कहा कि छोड़ो ये काम नहीं करेंगे, और सरकार ने फैसला किया कि इन नवरत्नास को और बड़ी कंपनी बनाएंगे। अब हम इन्हें ग्लोबल प्लेयर बनाएंगे, मतलब अभी तो ये इंडिया में चल रही है, इन्हें हम फॉरेन में भी इस्टेब्लिश करेंगे अब। तो ये था। इसके बाद डिनोमिटाइजेशन, नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी थी। ये एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट की जिसके अंदर सरकार ने लीगल टेंडर का जो ठप्पा था वो एग्जिस्टिंग करेंसी से हटा लिया था, ठीक, विड्रॉ कर लिया था। एक बार लीगल टेंडर का ठप्पा जो होता है वो अगर हट जाता है तो जो भी करेंसी इस समय है वो खाली एक कागज़ का टुकड़ा बन के रह जाती है और एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने रात 8 बजे डिमोनेटाइजेशन को हमारे देश में लागू कर दिया था, जिसके अंदर 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था और लोगों से कहा था कि 2 महीने के अंदर उनके घर में जितने भी 500 और 1000 के नोट हैं उन्हें एक्सचेंज करा लें, और उसके बदले सरकार ने नए डोमिनेशन के बात करें 500 और 2000 के नोट लॉन्च कर दिए थे। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ब्लैक मनी हमें मिल गई। रिडक्शन इन ब्लैक मनी लीड टू श्रिंकेज ऑफ अनरिकॉर्डेड प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड टैक्स इवेशन। जो अनरिकॉर्डेड प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही थी ब्लैक मनी की वजह से और टैक्स चोरी हो रही थी वो सामने आई। इसके अलावा फाइनेंस बेस जो था बैंकिंग सेक्टर का वो बढ़िया हुआ। लोगों के पास जो घरों में पैसा छुपा हुआ रखा था वो एकदम से लोगों को बैंकों में जमा करना पड़ा, तो बैंक के पास फंड्स आए। इट हेल्प इन कर्बिंग इलीगल ट्रांजेक्शन, एंटी सोशल एक्टिविटीज़, जो भी टेरर फंडिंग वगैरह हो रही थी अगर बात करें तो वो इससे बहुत ज़्यादा रुकी। प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन, कैशलेस इकोनॉमी, इससे पेटीएम गूगल पे को सबसे ज़्यादा फायदा मिला। ये सब इसी की वजह से चल पड़े। लेट टू अ सीरियस सोशल केओस ऑन पीपल आर स्ट्रिप्ड ऑफ कैश इन हैंड। मतलब इससे सोशल केओस क्रिएट हुआ, समाज में अफरा तफरी मच गई। क्यों? क्योंकि लोगों के पास कैश ही नहीं बचा था। कैश की शॉर्टेज की वजह से प्रोड्यूसर्स ने कट डाउन देयर प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल खरीदने को पैसे ही नहीं थे। ठीक, एज अ रिजल्ट क्या निकला, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई। इकोनॉमी स्टार्ट फेसिंग स्लो डाउन, इकोनॉमी में डिप्रेशन आना शुरू हो गया क्योंकि प्रोडक्शन कम था तो कंजप्शन कम था, कंजप्शन कम था तो इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी। वर्कर इन इनफॉर्मल सेक्टर लॉस देयर जॉब फ्रॉम डे वन। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जो दिहाड़ी मजदूर थे उनकी पहले दिन से ही नौकरी चली गई। लोगों ने दिहाड़ी वाले मजदूरों को काम पे बुलाना ही बंद कर दिया, नकद में देने को कैश ही नहीं था। लंबी लंबी लाइन लगना शुरू हो गई बैंकों के बाहर ताकि नोटों को बदला जा सके। ठीक, शैडो इकोनॉमी, मतलब शैडो इकोनॉमी एन इकोनॉमी विद अनरिकॉर्डेड प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड टैक्स इवेशन। हमारी जो इकोनॉमी थी उस समय शैडो इकोनॉमी थी, हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल के आए। एक ऐसी इकोनॉमी शैडो इकोनॉमी मानी जाती है जहाँ पे प्रोडक्शन जो होता है वो अनरिकॉर्डेड है और टैक्स की चोरी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये आपका 3rd चैप्टर था। 3rd चैप्टर कवर हो गया, कंप्लीट हो गया पूरा। अब इसके हम थोड़े से फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं कि 2023 तक किस किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपके पूछे गए हैं मेनली। तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आप आगे उन्हें अच्छे से वो टॉपिक्स कवर कर लो। तो अगर बात करो असेशन रीज़न है, ये छोड़ देते हैं, 3 नंबर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू रिटेन PSU अंडरटेकिंग्स। इट प्रोवाइडेड स्पेशल स्टेटस टू PSUs टू एनेबल देम टू एक्सपेंड द ग्लोबल मार्केट। तो वही बात आ गई नवरत्ना वाली कि सरकार ने पहले सोचा कि हम डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन बाद में सोचा कि इसे ग्लोबल प्लेयर बनाएंगे क्योंकि पॉलिटिकल जो है बहुत प्रेशर आ रहा था। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजन। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? और एग्री करते हैं तो इसके पीछे रीज़न दें। हाँ, हम इससे एग्री करते हैं। क्यों एग्री करते हैं? अगर हम बात करें इससे हमारे देश की इफ़िशेंसी बढ़ेगी, कंपटीशन देश के अंदर बढ़ेगा, ठीक है, और हमारे प्रॉफिट मेकिंग PSU से अगर हम बात करें तो हमें आगे और ज़्यादा फायदा मिल सकता है। एज अ रिजल्ट ओवर द ईयर्स महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनीरत्ना परफॉर्म एक्सक्रीनली वेल एंड एस्टेब्लिश देमसेल्फ मार्केट लीडर्स। अगर हम बात करें सरकार का ये फैसला बिल्कुल सही है। क्यों सही है? इसको एक लाइन में आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि सरकार ने जब इन्हें स्टेटस दिया था महारत्ना, मिनीरत्ना और नवरत्ना का, तो ये सोच के दिया था कि ये बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। तो ऐसी कंपनीज़ को प्राइवेटाइज कर देना
सही फैसला नहीं था, बल्कि इन्हें और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि ये और अच्छे से परफॉर्म कर सके और हमारी जीडीपी ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद कर सके। अगला दे रखा है एग्रीकल्चर सेक्टर है एडवर्सली इफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस। तो हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर को तो पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था वो पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर के ऊपर बेस्ड था। एग्रीकल्चर पूरी तरीके से निगलेक्ट हो गया था, जिसका नतीजा क्या निकला, एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी थी, या हम बात करें एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट था, वो कम होना शुरू हो गया था। तो ये भी 2020-21 में पूछा गया है। इसके बाद अगर आगे देखा जाए तो यहाँ 4 नंबर में क्वेश्चन मिल जाता है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पूछे गए हैं। अगर इसमें डिस्क्राइब यानी ब्रीफली 2 मेजर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पूछे गए हैं, तो वो आप बता सकते हो। ओरिजिन ऑफ फाइनेंशियल प्राइवेट बैंक हो गया, चेंजिंग द रोल ऑफ हमारा आरबीआई, ये लिख सकते हो। इसके बाद बता रखा है, यहाँ पे रखा है द पॉलिसी ऑफ रिलेशन चेंज द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। इसमें क्या था, तो इसमें आप बता देंगे कि पहले जो था आरबीआई रेगुलेट करता था, लेकिन अब वो फैसिलिटेट करता है, मतलब खाली हेल्प करता है। इसके बाद से बहुत सारे बैंकों को अपने फैसले खुद लेने में मदद मिली है। अब बैंक अपने फैसले खुद ले सकता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करना है जिसको वो लोन दे रहा है, या फिर कि अपनी ब्रांचेस खोलनी है, कहाँ खोलनी है, ये फैसले वो खुद ले सकता है। इसके बाद डिस्क्राइब एनी 2 मेजर स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन फाइनेंशियल सेक्टर फ्रंट अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में बताना है, तो ये फिर से वही आ गया क्वेश्चन रिपीट करके। डिसइन्वेस्टमेंट आउटसोर्सिंग के बारे में पूछा गया है। ठीक, ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन एफडीआई एंड एफएफआई एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ ए कंट्री डिफेंड। ठीक, जो इंडियन इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया, मतलब ग्लोबलाइज कर दिया गया, तो उससे एफडीआई बढ़ी 51% तक, हमें पता ही है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ा। ये क्यों हुआ, एफडीआई बढ़ी क्योंकि हमारा फॉरेन ट्रेड उसमें रिफॉर्म्स लेके आए गए थे। एफआई को 74%, उसे 51% तक पहुंचा दिया गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों बढ़े, क्योंकि हमारे इन्फ्लो जो थी फॉरेन एक्सचेंज की वो बढ़ना शुरू हो गई थी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की वजह से। ठीक, तो आप इसमें ये लिख सकते हो। और देखें तो और 6 नंबर में देख लो, यहाँ दे रखा है इंडिया को ऑफ्टन कॉज एन आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन कहा जाता है। तो इसके पीछे रीज़न बताने हैं। तो बताया कि चीप सस्ते में लेबर मिल जाती थी, स्किल्ड मैन पावर मिल जाती है। आप ये लिख सकते हो, इसके अंदर 2 तो यही लिख सकते हो पॉइंट। इसके अलावा यहाँ और देख सकते हो 2 पॉइंट जो लिखे हैं, इनको कवर कर लेना। 2 तो वहाँ लिखे हुए ही हैं। कंटिन्यूटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, मतलब पीरियड ऑफ हाई एम्प्लॉय टर्नओवर एंड अनसर्टेनिटी टू द ऑपरेशन ऑफ कंपनी। आउटसोर्सिंग विल प्रोवाइड अ लेवल ऑफ कंटिन्यूटी टू द कंपनी वाइल रिड्यूसिंग द रिस्क एंड सस्टेनेबल लेवल ऑफ ऑपरेशन वुड ब्रिंग द कंपनी। मतलब अगर हम बात करें, इससे रिस्क में कोई दिक्कत, कोई कंपनी को कोई रिस्क नहीं होता है। जैसे कि एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय बीच में काम छोड़ के चला जाए, तो ऐसी कोई समस्या आउटसोर्सिंग से नहीं आती। रिड्यूस ओवरहेड, जो कॉस्ट है परफॉर्मिंग बैंक ऑफिस फंक्शंस, मतलब बैक ऑफिस फंक्शन, मतलब जो पेपर वर्क की कीमत आती थी वो इससे कम हो गई, क्योंकि हम किसी और को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो ये हमारा इसमें आ जाता है। इसके बाद और देखोगे तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे इसमें। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं हैं, जैसे कि ये पढ़ लेना। बायलैटरल और मल्टीलैटरल का डिफरेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है। मीनिंग, इसके अंदर अगर हम बात करें 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होगा, इसके अंदर 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होगा। नेगोशिएशन, मतलब अगर हम बात करें सेपरेट नेगोशिएशंस आर रिक्वायर्ड टू बी डन विद द डिफरेंट कंट्रीज़ ऑन वन बेसिस, मतलब अलग अलग टाइप के नेगोशिएशंस होंगे। नेगोशिएशन आर डन बाय मैनी कंट्रीज विद सेफ टाइम्स, मतलब इसमें जो नेगोशिएशंस होंगे वो कॉमन से होंगे, इससे समय बचेगा। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, मतलब इंकरेज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बिटवीन 2 कंट्रीज, से 2 कंट्रीज में बढ़ेगा, इससे ग्लोबलाइजेशन को इंटीग्रिटी बढ़ेगी बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स भी आपको पता ही हैं, तो ये भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इसमें लैंग्वेज कठिन लगी है, बुक में देख लेना, हो सकता है लिखी हो उनके बीच का डिफरेंस, तो वो आप कवर कर लेना। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है, केस स्टडीज़ वगैरह आई हुई हैं। ठीक, तो इसमें 2 केस स्टडीज़ आपके पेपर में आई हुई हैं। जो मैंने इसका पेपर लिया होगा अपने कोचिंग के नाम का बना के, तो उसमें आपको ये 2 केस स्टडीज़ देखने को मिल जाएंगी। अगर आप रिवाइज करना चाहो तो उस पेपर से निकाल के आप कर सकते हो। तो ये आपका 3rd चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है।